भारत के पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में उथल पुथल है, बगावत के हालात हैं। लोगों ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लिया है। तस्वीरें दिखाइए दर्शकों को। शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। विशेष विमान शेख हसीना को लेकर ढाका से उड़ा था। उसने 5:36 पर लैंड कर लिया है। हिंडन एयरबेस पर लैंड किया है। 5:30 बजे के आसपास शेख हसीना को वायुसेना के अधिकारियों ने रिसीव किया है। इस बीच बांग्लादेश की सेना ने कहा है कि शेख हसीना ने इस्तीफा दे दिया है। अंतरिम सरकार बनाने की तैयारियां हो रही हैं। बड़ी खबर आपको बताते हुए कि हिंडन एयरबेस पर भारत में लैंड कर चुकी हैं। दिल्ली पहुंच चुकी है शेख हसीना, लेकिन यहां पर कुछ ही देर रहेंगी क्योंकि यहां से वो सीधा रवाना होंगी। अभी तक की मिली जानकारी के मुताबिक लंदन के लिए। हमारी सहयोगी शिवानी शर्मा इस वक्त हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रही है। शिवानी, सुबह ये विमान वहां से टेक ऑफ करता हुआ दिखा था, अब हिंडन एयरबेस पर वो लैंड कर चुकी है। क्या कुछ जानकारी है? कितनी देर में फिर यहां से रवाना हो सकती हैं और अब कौन सा वो तीसरा मुल्क होगा जहां पर वो लैंड करेंगी? देखिए अंजना, मैं इस वक्त मौजूद हूं हिंडन एयरबेस पर और इसी जगह शेख हसीना ने लैंड किया है 5:36 पर। ये C-130 सुपर हर्क्यूलिस विमान है और बहुत ही संवेदनशील उनका ये पूरा मूवमेंट माना जा रहा है, बहुत ही गोपनीय रखा जा रहा है। हमें भी हिंडन एयरबेस के मुख्य द्वार से थोड़ा दूर रहकर ही रिपोर्ट करने को कहा गया है, लेकिन कंफर्म किया है हमारे सूत्रों ने कि शेख हसीना को प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई। उनका जो विमान था C-130J, उसको यहां पर प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई। बहुत ट्रैफिक था हिंडन एयरबेस पर, लेकिन फिर भी उन्हें प्रायोरिटी लैंडिंग दी गई और वायुसेना के जो अधिकारी थे वो शेख हसीना के स्वागत के लिए पहले से तैयार थे। यानी कि भले ही ये पूरी सिचुएशन बहुत संवेदनशील है, बहुत गोपनीय रखा गया है। ऑफिशियली भारतीय सरकार और एमईए अभी कुछ कह नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि शेख हसीना और भारत के रिश्तों से सब वाकिफ हैं, शेख हसीना को एक बेहतरीन वेलकम यहां पर दिया गया। वायुसेना के अधिकारियों द्वारा रेड कार्पेट वेलकम की तैयारी पहले ही कर ली गई थी और रेडार पर जब उनके जहाज का मूवमेंट देखा जा रहा था, कुछ देर बाद सुरक्षा कारणों से उस मूवमेंट को भी हटा दिया गया। लेकिन हमारे सूत्रों ने ये जानकारी दी कि 5:36 पर शेख हसीना यहां लैंड कर चुकी हैं। अब कई तरह की सिचुएशंस हो सकती हैं। पहली, शेख हसीना हो सकता है कि यहां पर कुछ वक्त रुकें और उसके बाद सीधे उड़ान भरें। हो सकता है वो लंदन जाएं, फिनलैंड जाएं। कुछ भी आधिकारिक तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता क्योंकि उनको एक सेफ एस्केप देना था अंजना, इसीलिए इन जानकारियों को बहुत ज्यादा साझा नहीं किया जा रहा। कोई जानकारी है कि क्या उनके परिवार के कुछ लोग, चूंकि बताया जाता है उनकी बेटी भी शायद दिल्ली में रहती है, क्या कोई मिलने उनसे आया है वहां पर? कोई जानकारी 2 लाइन में। अंजना, हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर हर एक मूवमेंट को देखने की। फिलहाल ऐसा कोई मूवमेंट हमें अभी नहीं दिखाई दिया है, लेकिन अपडेट्स का इंतजार है। जैसे ही अपडेट्स बनाएंगे हम अपने दर्शकों के साथ साझा करेंगे। आप नजर बनाए रखिए, हम आएंगे आपके पास जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है। लेकिन फिलहाल तस्वीर साफ है, शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा है। तख्ता पलट हुआ है। जो परिस्थिति आप देख ही रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें फुल स्क्रीन दिखाइए। ये तस्वीरें बांग्लादेश की आज की पूरी कहानी लिख रही हैं, क्योंकि आज अगर हम तख्ता पलट होता हुआ बांग्लादेश में देख रहे हैं तो परिस्थिति साफ इशारा कर रही है कि मुजीबुर रहमान और उनके पूरे परिवार के खिलाफ, शेख हसीना उन्हीं की बेटी है, एक बार फिर से लोगों का गुस्सा फूटा है। सबसे बड़ी वजह ये आरक्षण के खिलाफ जो विरोध प्रदर्शनकारी कर रहे थे, उस विरोध को नियंत्रण करने में उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी गलतियां की। न सिर्फ उन्होंने विरोध प्रदर्शनकारियों को सीधे तौर पर आतंकवाद से जोड़ दिया, उनको रजाकार कहने लगी, जो कि अपशब्द की तरह वहां इस्तेमाल होता है, बल्कि इसी के साथ साथ कई जगहों पर इन प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चली। आज जो चीफ ऑफ आर्मी है वहां पर, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की। वो कह रहे हैं कि इंसाफ उन्हें मिलेगा जितने लोगों की हत्याएं हुई हैं। परिस्थिति ऐसी बनी कि पूरे बांग्लादेश से मारे गए छात्रों के लिए न्याय और इंसाफ की बात करते हुए भारी तादाद में आज लोग ढाका पहुंचे। और फिर परिस्थिति ऐसी बनी कि शायद जिस पीएम आवास में आज किसी बड़े दावत की तैयारी थी, वहां पर पूरी की पूरी जनता घुस गई। शेख हसीना और उनकी बहन को फटाफट आर्मी को वहां से निकालना पड़ा। वो दिल्ली लैंड कर चुकी है। यहां से अब वो तीसरे मुल्क के लिए रवाना हो रही हैं। ये तस्वीरें हैं जिसकी वजह से हैरान, परेशान और पूरी तरह से घिरी हुई शेख हसीना ने फैसला ले लिया कि उन्हें देश छोड़ना ही होगा। अब 3 बड़ी बातें हैं। अगली सरकार किसकी बनेगी? अंतरिम सरकार। सेना के हवाले बांग्लादेश कितने दिनों तक रहेगा?
अंतरिम सरकार में क्या एक सहमति बन पाती है, और उससे भी बड़ी बात कि क्या अंतरिम सरकार अगर बनती है तो उसके बाद चुनाव की परिस्थिति कैसे बनेगी, और जो पार्टियां वहां पर बचती हैं, अगर आप आवाम लीग को अलग कर दें जो कि शेख हसीना की पार्टी है, तो चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो या फिर वहां पर जमाते इस्लामी हो, दोनों भारत विरोधी माने जाते हैं मूलतः, और दोनों की खास तौर पर जमाते इस्लामी बेहद कट्टर संगठन के तौर पर माना जाता है, और उसका पूरा इतिहास हम आपको इनके चेहरे, उनका इतिहास भी दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत करते हैं सुशांत सरीन जी आपके पास आते हुए। बांग्लादेश को भारत किस नजर से देखे, जो ये परिस्थितियां वहां पर बन रही हैं, क्योंकि चुनौती सिर्फ अभी की नहीं है, चुनौती इस बात की भी है कि अगर अंतरिम सरकार बनती है और ये जो भारत विरोधी जो रही हैं पार्टियां अगर वो सत्ता में आती हैं, फिर आईएसआई किस तरह से यहां पर वही उत्पाद की बीज बोने की कोशिश करेगा। भारत को किस नजरिए से इस पूरे घटनाक्रम को देखना चाहिए? अंजना, भारत के लिए चिंता की तो बात है कि भारत के पड़ोस में अगर इतना उथल पुथल हुआ हो तो ऑब्वियसली एक चिंता की बात है, क्योंकि अगर वहां पर अस्थिरता फैलती है तो वो भारत के अंदर भी आएगी, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि देखिए, भारत के पास कोई ज्यादा विकल्प भी नहीं था। शेख हसीना ने पिछले 15 वर्षों में भारत की बहुत ज्यादा मदद की थी, जो आतंकी गुट बांग्लादेश में बसे हुए थे, जिनको उन्हीं पार्टियों ने जिनकी आप बात कर रही हैं, बीएनपी और जमाते इस्लामी, जो इस्लामी कट्टरपंथ और जो इस्लामी रूप का जो एक आतंकवाद है इस सारे खित्ते में, उसकी एक लिहाज से मदरशिप है। उस पार्टीज के साथ भारत की कभी अच्छे रिश्ते हो ही नहीं सकते थे, और तो इसलिए हमारे लिए एक हमारी मजबूरी भी थी कि हम शेख हसीना को जितना बैक कर सकते हैं वो करें, जो कि हमने किया। अब देखिए जो हालात हैं, अभी माना तो यही जा रहा है कि फौज ने एक लिहाज से सत्ता संभाल ली है, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनवाएंगे। अब उसका क्या स्वरूप होगा, क्या वो मान्य होगी सब लोगों को, अगर नहीं मान्य होगी तो क्या फिर उसके बाद और उपद्रव होगा। जो लोग इस उपद्रव के पीछे थे, खास तौर पर जो ये स्टूडेंट्स अपने आप को बोलते हैं, क्योंकि इसमें फिर बाकी पार्टियों ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला है, उसमें बाकी पार्टियों ने भी अपना हिस्सा डाला है, तो अगर वो लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं तो फिर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या वो सत्ता बनने देंगे किसी और की? क्या वो अपनी दावेदारी भी उसमें जताएंगे? क्या होगा उसमें? तो अभी एक अनिश्चितता का माहौल है। मेरे ख्याल चंद लगेंगे इससे पहले के बाद सुलझे, और क्या फिर फौज के अंदर ये होगा कि हम एक ऐसी सरकार बनाए जो हमारी बोलबाले पे चले, और चुनाव देखेंगे जब होंगे तब की तब देखेंगे। अभी तो जो उबाल है उसको ठंडा किया जाए और एक सरकार बना दी जाए, क्योंकि बिना सरकार के तो गवर्नमेंट चल नहीं सकती, और एज ऑफ नाउ तो फौज के पास सत्ता है। जनरल भाटिया, एक बार ये तस्वीरें तो हम दिखा ही रहे हैं, मतलब एरियल व्यूज है जिसमें दिख रहा है एरियल व्यू में कि किस तरह से भारी तादाद में, देखिए शायद इससे पहले, हालांकि शुरू से ही खबर आ रही थी, जुलाई में ये शुरू हुआ आंदोलन, खबर आ रही थी कि चेहरे सामने छात्र नेताओं के हैं, लेकिन पीछे से चाहे वो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी हो, बीएनपी हो या जमाते इस्लामी हो, जो कि आजकल गठबंधन में इन टैंडम काम कर रहे हैं, इन सब की भी ताकत लग गई थी। हिंसक हो गया था ये पूरा आंदोलन, हाईजैक हो चुका था, लेकिन इन सब के बीच जो लोग इसमें मारे गए उसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में लोग इन छात्रों के साथ हो गए, और वो पूरे बांग्लादेश से आज ढाका पहुंच रहे थे, उसी की तस्वीरें हैं लाखों की तादाद में। मेरा प्रश्न आपसे यहां पर नहीं है, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि सेना ने जैसे ही शेख हसीना और उनकी बहन को निकाला, उसके बाद पीएम आवास पर ये आंदोलनकारी घुस जाते हैं, वो तस्वीरें दिखा दीजिए। सेना ऐसा हमने श्रीलंका में भी देखा था, तभी उनसे जब प्रश्न किया गया तो ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं कि जब आंदोलन में बहुत ज्यादा गुस्सा हो तो उनको इस तरह से अपना एंगर वेंट करने के लिए दे दिया जाता है। इसकी वजह क्या है? क्या सेना रोक ही नहीं पाई या पीएम आवास में, क्योंकि एक ऐसी तस्वीर भी जाती है ना कि देखिए यहां पे अनारकी है, पीएम आवास में लोग घुस गए हैं, लेकिन ये तस्वीर क्यों बनी वहां पर? आपको इसके पीछे क्या वजह दिखाई देती है जनरल भाटिया? ऐसा है कि सेना अगर रोकना चाहती तो उनको पब्लिक के अगेंस्ट उनको एक्शन लेना पड़ता, जो वो नहीं लेना चाहते थे, और मेरे ख्याल से ये बांग्लादेश की सेना के चीफ ने और सेना ने बिल्कुल ठीक कार्रवाई करी कि जो उनका गुस्सा है पब्लिक का, और अगर आप देखें ये जो स्टूडेंट्स के अगेंस्ट हुआ है, हमेशा स्टूडेंट्स को जब एक गवर्नमेंट दबाती है, खासकर बांग्लादेश में,
फरवरी 1971 में भी जो शुरू हुआ था वो ढाका यूनिवर्सिटी शुरू हुआ था। तो जो स्टूडेंट्स का गुस्सा था वो बदला पूरे देश के गुस्से में, और वो देश का गुस्सा कहीं तो निकलना था। तो गुस्सा निकला जाके प्राइम मिनिस्टर के ऊपर, और वहां पर जो चीफ है उसने अभी 3 चीजें बोली हैं। उस चीफ 3 जो अमल होगा होगा नहीं होगा ये हमें पता नहीं है, लेकिन उसने बोला है कि हम इंटरिम सरकार बनाएंगे। इसका मतलब कि सेना जो है, सेना का मुख्य सेना के चीफ है, वो अभी गवर्नमेंट अपने आप नहीं संभालना चाहते। दूसरा उन्होंने बोला कि पॉलिटिकल पार्टी से हमारी वार्तालाप चल रही है, कन्वर्सेशन चल रही है, देखो उसका आगे क्या निकलता है। और तीसरा उन्होंने बोला कि सब शांति रखें अभी, और हम अपील करते हैं कि जो वायलेंस है उसको बंद करें। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट शुरू में आया है, क्योंकि बांग्लादेश जो है हम उनके लिए ही नहीं, क्योंकि हमारे पड़ोसी हैं वो इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां पर जो पीस स्टेबिलिटी है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बांग्लादेश हमारे पिछले 15 साल से जो था, हमारे अच्छे ताल्लुकात थे वहां से। अभी अगर जमात आ जाती है या बीएनपी जो वापस आ जाती है, उनसे हमारे रिश्ते इतने अच्छे नहीं थे पहले भी, अभी आगे के रिश्ते कैसे होंगे पता नहीं है। लेकिन अवामी लीग के था शेख हसीना के दौरान, उनके जो वहां से आतंकवादी थे हमारे जो इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप थे, उनको वहां से निकाल दिया गया, कम्युनिकेशन हमारे सेट हो गए। हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो बॉर्डर स्टेट है वो सब बांग्लादेश रखती है। बांग्लादेश से इंडिया का सबसे लंबा बॉर्डर है, इट इज 4096 किलोमीटर। सबसे लंबा बॉर्डर जो इंडिया का है बांग्लादेश के साथ है, चाइना के साथ नहीं है। तो ये हमको कम पता है। और साथ में हमारा सिलीगुड़ी बॉर्डर लगता है, जो एक बहुत छोटा सा स्ट्रेच है, जो हमारे 8.5 स्टेट्स जो हैं नॉर्थ बंगाल को मिला के 5.5 करोड़ लोग हैं, वहां से फीड करते हैं हमको ऑल्टरनेट हम देख रहे थे, वहां से कॉरिडोर देख रहे थे बांग्लादेश से, जो अभी मुझे मुमकिन नहीं लगता है। अच्छी जो चीजें सब खत्म होने वाली हैं, अभी हमको भी बड़ा ध्यान से चलना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा कि नई गवर्नमेंट कब आती है। या मेरे ख्याल से अगर आर्मी टेक ओवर करती है तो इतना बुरा बात नहीं होगी अभी, क्योंकि आर्मी जो है स्टेबिलिटी लाएगी पहले, और उसके बाद इलेक्शन करवाए तो वोट ठीक रहेगा। अभी जो हालात है वहां पर, जो इस वक्त हम देख रहे हैं, इनिशियल जो हालात है वो ठीक नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जमात जो है वो काफी वायलेंट है, और जमात अगर आती है बीएनपी के साथ तो ये बांग्लादेश के लिए ठीक नहीं रहेगा और हमारे लिए भी ठीक नहीं रहेगा। बिल्कुल, यही वो वजह है जिसकी वजह से भारत बहुत नजदीक से सब कुछ देख रहा है, लेकिन सब कुछ समझकर ही आगे अपना अगला कदम उठाएगा। फिलहाल आपको बता दें, शेख हसीना यहां पर आई हुई जरूर है, लेकिन वो रवाना हो रही है दूसरे मुल्क के लिए। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिसके बाद में जनरल डोगरा, जनरल दुआ और आपके पास आशुतोष आऊंगी। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इंद्रजीत कुंडू हमारे साथ कोलकाता से जुड़ गए हैं। इंद्रो, सबसे पहले आपके पास आते हुए, ममता बनर्जी, बीएसएफ, सबकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी। अभी से ही हमने सुन लिया है कि हेमंत बिस्वा शर्मा क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह आशंका तो बनी रहेगी। ट्रेन सर्विसेज को भी दोनों देशों के बीच में रोक दिया गया है। वहां पर बॉर्डर के पास सीधा क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, बीएसएफ इस वक्त हाई अलर्ट पे है पूरे इंडो बांग्ला बॉर्डर में, और बीएसएफ की डीजी जो है वो खुद आज पश्चिम बंगाल में है, सुंदरबन में इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर में जायजा ले रहे हैं इस वक्त किस तरह की ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह का हालात इस वक्त बांग्लादेश में बना हुआ है, ये एक आशंका है कि कुछ लोग एक एक्सोडस वहां से इधर हो, और वही आशंका पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी जताया है, ये कहते हुए कि वो ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ बांग्लादेश के बीच में मसला है, ये एक डिप्लोमैटिक सिचुएशन है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि सब राजनीतिक दलों को बहुत ही शांत रहना चाहिए, इस तरह का किसी भी तरह का बयानबाजी नहीं करनी चाहिए जिससे यहां पे कम्युनल फ्लेयर अप पश्चिम बंगाल में हो जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं, उनके रिलेटिव्स उनके उस तरफ रहते हैं, बॉर्डर के अक्रॉस द बॉर्डर बांग्लादेश में, और सबको इस वक्त काफी परेशानी है। ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कैसे है, क्या वो सुरक्षित है, क्या वो सेफ है। शेख हसीना को माना जाता था भारत की दोस्त है, लेकिन इस वक्त जिस तरह का पॉलिटिकल क्योस है, शेख हसीना खुद इस वक्त भारत में है, यहां से लंदन जा सकती है, तो एक आशंका है, एक अनसर्टेनिटी है। जो हाई कमीशन है, डेप्यूटी हाई कमीशन है कोलकाता में, मैंने खुद वहां पे बात की अफसरों से, उनको भी अभी इस वक्त क्लैरिटी नहीं है वो किससे ऑर्डर ले, जब तक इंटरिम सरकार बन नहीं जाती है बांग्लादेश में। बिल्कुल। मंजीत, आपके पास क्या अपडेट है सेना की तैयारी को लेकर? और हिंडन एयरबेस में, जैसा पहले भी आप बता रहे थे मंजीत, लैंड कर गई हैं शेख हसीना, लेकिन वो एक तीसरे मुल्क के लिए रवाना होने वाली हैं।
बिल्कुल अंजना, वो लैंड कर गई हैं तय समय के मुताबिक। करीब 3 घंटे की जद्दोजहद के बाद हिंडन उन्हें लैंड कराया गया। पालम भी ऑप्शन था दिल्ली में, लेकिन फिलहाल हिंडन एयरबस पर लैंड हुई है C-130। और आज देखिए एक रोचक तथ्य है कि बांग्लादेश से C-130 जो सुपर हरक्यूलिस उनके विमान है, उन्होंने भारत में जो तरंग शक्ति का युद्ध अभ्यास होने वाला भारतीय वायुसेना के साथ उसके लिए आना था, लेकिन आज वो अपनी एक पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर यहाँ लैंड हुए हैं। आज इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो आज सुबह जब इस बात की आशंका हुई तो यहाँ भारत में कहें, साउथ ब्लॉक में कहें तो NSG डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर, सेना प्रमुख, तमाम लोगों ने आनंद फानंद में बैठक ली। पूरे हालात को देखा गया और जब शेख हसीना की तरफ से और वहाँ की वायुसेना सेना की तरफ से भारत में आने की मदद मांगी गई, पूरे ऑपरेशन को मॉनिटर किया गया। जब वहां से C-130 से शेख हसीना बांग्लादेश से भारत के लिए उड़ी, तो उसके बाद ईस्टर्न कमांड में भारतीय वायुसेना की जो लड़ाकू विमान है वो तैयार थे, वो एयरबॉर्न हुए और उसके बाद लगातार इस पूरे मूवमेंट को करीब 2.5 से 3 घंटे की उनकी जो यात्रा थी बांग्लादेश से हिंडन तक की, उसको भारतीय वायुसेना ने मॉनिटर किया और उन्हें सुरक्षित यहाँ पर उतारा गया है। C-130 ये बहुत रोचक बात आपने बताई मंजीत कि इसे युद्धाभ्यास के लिए आना था, लेकिन उससे पहले ही परिस्थिति देखिए कैसी बनी बांग्लादेश में। शायद आज सुबह जब शेख हसीना उठी होंगी मंजीत, तो उन्हें ऐसा आइडिया तो नहीं होगा कि अपना देश छोड़ के भागना पड़ेगा, लेकिन देखिए हालात कैसे बने और वो फिलहाल दिल्ली में यहां से फिर रवाना होंगी तीसरे मुल्क के लिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ बने रहने के लिए। डोगरा साहब, मैं आपके पास आना चाहती हूँ, कैसे देखे भारत इस परिस्थिति को? भारत नेचुरली गंभीरता से देख रहा है और थोड़ी परेशानी के साथ देख रहा है, और उसके लिए वजह काफ़ी हैं। एक वजह तो ये है कि कोई 12% बांग्लादेश की पॉपुलेशन हिंदुओं की है, और रिपोर्ट्स जब आई थी कि स्टूडेंट्स एजुटेशन में कई हिंदुओं को टारगेट किया गया, और ये इस हाल के वजह से नहीं हुआ, काफ़ी देर से यही इंसिडेंट्स चलते रहे हैं। सो एक तो भारत को इसके ऊपर नज़र डालनी होगी कि कोई माइनॉरिटीज़ के साथ बांग्लादेश में ज़्यादा एस्केलेशन ना हो। और मैं इसलिए बार बार इस चीज़ को कह रहा हूँ कि अगर आप देखें आज जो है बड़ा टारगेट करके, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं या जमात इस्लामी के बंदे हैं या BNP के लोग हैं, उन्होंने सारे सिंबल्स जो शेख हसीना के फादर के थे उनको टारगेट किया है। पहले तो उनके स्टैच्यू को तोड़ने की कोशिश की, फिर जो बंगबंधु भवन है जहाँ पे ब्लड स्प्लैटर्स ट्रेल जो है उनकी शेख मुजीबुर रहमान की और उनकी फैमिली की, वो अभी भी दीवारों पे है।